नमस्कार दोस्तों। आज हम टाइमिंग ऑफ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात करेंगे कि इन्फ्लुएंजा का टीका लगाना कब चाहिए। कॉमनली लोग इसे फ्लू वैक्सीन कहते हैं। तो फ्लू वैक्सीन लेने का सही समय क्या है? मैं काफ़ी कॉमनली अपने पेरेंट्स को बता रहा होता हूँ कि आपके लिए फ्लू वैक्सीन लेने का सही समय प्री मानसून होता है। सो जनरली हमारे यहाँ जून से मानसून शुरू होता है और जब मैं गुजरात में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ अपने में टीका लगा लीजिए। एक कॉमन प्रॉब्लम जो आती है पेरेंट्स के साथ वो ये कि डॉक्टर साहब पिछले साल ना हमने दिसंबर में टीका लिया था और मेरे को पता है ये एनुअल टीका है तो साल में एक बार लगता है। तो पिछले बार दिसंबर में लिया था तो हम तो दिसंबर तक इंतज़ार करेंगे। आप अभी हमें मई में लगाने की क्यों बात कर रहे हो? अभी तो खाली 6 महीना हुआ है। सो इस प्रेजेंटेशन का जब ये प्रेजेंटेशन ख़त्म होगा तब तक आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हम प्री मानसून में लगाने के लिए आपसे ये बात क्यों कर रहे हैं। और दूसरा, इस प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपको ये भी जवाब दे दूंगा कि आपको कितने डोजेस लगने चाहिए। एक और सवाल जो पेरेंट्स काफ़ी कॉमनली पूछते हैं वो ये कि डॉक्टर साहब, ये हर साल आप बुला करके इसके टीके के लेने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि एक एग्जांपल ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स। आपने खाली 2 टीके लगाए और आपने बोला हमारे बच्चे को प्रैक्टिकली लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन मिल गई। तो ये इन्फ्लुएंज़ा में हर साल हम टीके क्यों लगा रहे हैं? इन्फ्लुएंज़ा में हर साल टीके लगाने का ये रीज़न है कि जो इन्फ्लुएंज़ा वायरस है ना, ये काफ़ी म्यूटेट करते रहता है साहब। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बदलता रहता है। सो हम जो वैक्सीन बनाते हैं जिन स्ट्रक्चर्स को टारगेट करके, जब वो टारगेट ही बदल जाएगा तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने जिस टारगेट को आइडेंटिफाई किया है वो टारगेट चेंज होता रहता है। मान लीजिए इस हिसाब से कि ये जो वायरस है थोड़ा बहरूपिया है और हमेशा अपना भेष बदलता रहता है। तो पिछले साल हमने जो आपको टीका लगाया था उस साल से इस साल, क्योंकि वायरस बदल गया है, वायरस का स्ट्रक्चर बदल गया है, इसलिए अब पिछले साल का टीका आपको इस साल के इन्फ्लुएंजा से या इस साल के फ्लू से आपको नहीं बचा पाएगा। ये वायरस जो है हमेशा साल में जब हम देखेंगे थोड़ा 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 बदलता रहता है, इसे हम एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। और दूसरा एक टर्म जो हम मेडिकल सिस्टम्स में यूज़ करते हैं उसे हम एंटीजेनिक शिफ्ट कहते हैं। कभी कभार ये वायरस बहुत मेजर स्ट्रक्चर बदलता है जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट के कारण, और जब वो मेजर स्ट्रक्चर बदलता है तो आपकी इम्यूनिटी आपको कोई पार्शियल प्रोटेक्शन भी नहीं दे पाती है और तब मेजर एपिडेमिक्स या पैंडमिक्स होते हैं। लास्ट पैंडमिक जो मेजर हुआ था वो 2009 में H1N1, एक इन्फ्लुएंजा ए का वैरायटी है H1N1, उसका जिसे कॉमनली लोग स्वाइन फ्लू कहते हैं, वो वाला एपिडेमिक हुआ था। वो एक एंटीजेनिक शिफ्ट के कारण हुआ था। तो हमेशा अगर हम देखें तो ये वायरस जो है वो रूप बदलता रहता है। जब थोड़ा थोड़ा चेंज होगा हम उसे एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। मेजर चेंज होगा तब पैंडमिक का पोटेंशियल वो ज़्यादा होगा, उसे हम एंटीजेनिक शिफ्ट कहते हैं। सो बिकॉज ये वायरस बदलता है, जिस टारगेट के अगेंस्ट में हमने वैक्सीन डेवलप किया था वो टारगेट ही बदल गया, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को इवेड करना सीख जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम से बचना सीख जाता है और इसलिए साल में एक बार टीका लेना पड़ता है। इसके लिए WHO बहुत मेहनत करता है। वो साल में 2 बार गाइडलाइंस इशू करता है, एक बार साल के शुरुआती महीनों में और एक बार साल के एंड वाले महीनों में, कि इस समय जो वायरस सर्कुलेशन जो देखा जा रहा है दुनिया भर में उसका ये स्ट्रेन प्रोमिनेंट हैं, तो इन स्ट्रेन के अगेंस्ट में वैक्सीन बननी चाहिए। और ये हमेशा एक चूहे बिल्ली वाला गेम है। वायरस आगे चलता रहता है और हम पीछे देखते देखते कि वो कितना बदलता जा रहा है, हम उसके ऊपर नई नई वैक्सीन बना करके हर साल 2 बैचेस आती हैं। सो आपको हमेशा लेटेस्ट बैच लगाना होता है। ये काम आपके डॉक्टर का है कि कब लेटेस्ट बैच आ गया। जब लेटेस्ट बैच आ जाए तो उस समय का जो भी लेटेस्ट बैच है आप वो अपने बच्चे को या अपने पेशेंट को या अपने रिलेटिव को आप दिलवा देंगे। इन्फ्लुएंजा का रिस्क आपके लिए मैक्सिमम कब होता है? अब ये डिपेंड करता है कि आप दुनिया भर में रहते कहाँ हैं। आप ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं या फिर आप ज़्यादा आप या आप सब ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं या आप टेम्परेट जोन में रहते हैं। अगर आप टेम्परेट जोन में रहते हैं तो सीज़न ज़्यादा वेल डिफाइंड है। हम कहते हैं जब आपके यहाँ सर्दी का विंटर मंथ्स हैं तब आपको ये केसेस ज़्यादा देखने को मिलोगे। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आते हैं
यहाँ से पोल्स की तरफ, वैसे वैसे ये जो सीजनल ब्लरिंग है वो हम ज़्यादा देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे पैटर्न ज़्यादा क्लियर है। बट जैसे जैसे आप इक्वेटर के पास आ रहे हैं, यहाँ पे तो हर पूरे साल भर हमें केसेस देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हमारे पीरियड्स होते हैं जब पीक एक्टिविटी होती है, लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हैं तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि साल भर एक लो लेवल एक्टिविटी तो इन्फ्लुएंज़ा की चलती ही रहती है। अगर आप टेम्परेट जोन में रहते हैं, से फॉर एग्जांपल आप यूएसए में रहते हैं, तो जनरली आप नवंबर टू अप्रैल में ज़्यादा केसेस देख रहे होंगे। अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट जोन में रहते हैं तो आप अप्रैल टू नवंबर में फ्लू के ज़्यादा केसेस देख रहे होंगे। बट इंडिया में हम थ्रू आउट द ईयर केसेस देखेंगे। लो लेवल एक्टिविटी तो साल भर चलती है, हाँ हमारे भी पीक्स होते हैं। और हमारा देश विविधताओं के लिए जाना जाता है। नॉर्थ टू साउथ जाते हुए आप देखोगे कि मौसम काफ़ी बदल जाता है, ठीक है। बिल्कुल अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो वो सब ट्रॉपिकल जोन में है और ये काफ़ी क्लोज है टेम्परेट जोन के, तो ऑलमोस्ट टेम्परेट जोन की तरह बिहेव करता है। जबकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हम ज़्यादा ट्रॉपिकल मौसम होता जाता है, तो उसके ऊपर से ना इन्फ्लुएंजा भी काफ़ी अलग बिहेव करता है। 2009 से 2013 इंडिया में इन्फ्लुएंजा सर्वेलेंस बहुत मेजर तौर पे किया गया, ये देखने के लिए कि हमारे देश में इन्फ्लुएंजा का पैटर्न क्या है और हम अपनी वैक्सीनेशंस की टाइमिंग कैसे सेट करें। तो 2009 से 2013 तक ये स्टडी की गई थी और इसमें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंटर सारे जगह के सेंटर्स मौजूद थे ताकि हर एक जगह से रिप्रेजेंटेटिव डेटा हमें मिल जाए। और इसमें बहुत नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट्स रहे हैं। जो सबसे दो नामी इंस्टीट्यूट्स के मैं नाम लूँगा, एक CDC अटलांटा, एक वो इस प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट कर रहा था, और दूसरा NIV पुणे जो हमारे देश का एपिक्स इंस्टीट्यूट है जब व्हेन इट कम्स टू वायरोलॉजी। सो इतने नामी ग्रामी संस्थाओं ने इस सर्वेलेंस में पार्टिसिपेट किया था, तो इसका डेटा बड़ा रिलायबल है। और इतने के ऊपर से ही वैक्सीनेशन टाइमिंग हम लोग डिसाइड कर पाए कि, या मेडिकल साइंस या मेडिकल वाले लोगों ने डिसाइड किया कि कब लोगों को इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगाना चाहिए। तो ये जो डेटा है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये डेटा क्या है। बट आई नो ये जो ग्राफ है ये बहुत छोटा, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, तो हम एक एक इसमें ना एक एक अलग अलग पीसेस निकाल करके देख लेंगे एटलीस्ट 3 या 4 अलग अलग स्लाइड्स में कि ये डेटा क्या कहता है। तो ये जो पहला डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डिब्रूगढ़ और कोलकाता वाला है। सो ये हमारे ईस्टर्न इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें ग्राफ में समझिए है क्या, एक आगे वर्टिकल बार्स हैं। ये जो वर्टिकल बार्स हैं ये वो सैंपल्स हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं इन्फ्लुएंजा के लिए, और ये जो अलग अलग कलर कोडिंग है वो इन्फ्लुएंजा के अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। इन्फ्लुएंजा में एक ही स्ट्रेन सर्कुलेट नहीं करता है, यूजुअली को सर्कुलेशन होती है बहुत सारी स्ट्रेन्स की। तो ये जो अलग अलग कलर्स हैं वो अलग अलग स्ट्रेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो वर्टिकल बार चार्ट्स हैं वो नंबर ऑफ पॉजिटिव सैंपल्स हैं इन्फ्लुएंजा के जब उन्होंने रैंडम तरीके से सैम्पलिंग की। और पीछे जो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिख रहा है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेनफॉल डेटा है। सो अगर आप देखो तो ऐसा लगता है कि रेनफॉल डेटा के ऊपर किसी ने सुपर इम्पोज कर दिया है नंबर ऑफ केसेस को। तो अगर मैं डिब्रूगढ़ का डेटा बोलूँ, अगर मैं यहाँ देखूँ तो ऐसा लगता है कि बारिश के समय केसेस बढ़ रहे हैं। सेम अगर मैं कोलकाता का डेटा देखूँ तो कोलकाता का डेटा भी ऑलमोस्ट वही कहानी बताता है। ये देखिए पीछे ये रेनफॉल डेटा है और ऐसा लगता है कि जैसे जैसे रेनफॉल बढ़ा, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ी, वैसे वैसे हमारे इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़े। नॉर्थ आते हैं थोड़ा सा, दिल्ली, लखनऊ, यहाँ पे भी प्रैक्टिकली सेम पैटर्न है। जैसे ही आप देखते हो रेनफॉल का डेटा पीक कर रहा है उसी समय आपके केसेस भी पीक कर रहे हैं। लखनऊ में भी यही कहानी है। ओके, देन बात कर लेते हैं नागपुर और पुणे की। अब थोड़ा सा और वेस्टर्न साइड पे आ जाते हैं। तो अगर मैं नागपुर और पुणे का डेटा देखूं तो भी देखिए ऑलमोस्ट वही है। ये रेनफॉल डेटा है, रेनफॉल बढ़ रहा है, साथ में केसेस बढ़ रहे हैं। रेनफॉल बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, रेनफॉल बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, रेनफॉल बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। तो ह्यूमिडिटी का इससे रिलेशन है। देन अब साउथ इंडिया में आ जाते हैं। साउथ इंडिया में भी कहानी बिल्कुल सेम है। ऊपर वाला डेटा चेन्नई से है, नीचे वाला डेटा LAP से है। सो चेन्नई में भी अगर हम देखें जैसे रेनफॉल बढ़ा केसेस बढ़े, LAP में भी जैसे रेनफॉल बढ़ा वैसे केसेस बढ़े। ऐसा लगता है कि जो रेनफॉल का डेटा है इस रेनफॉल के डेटा के ऊपर किसी ने नंबर ऑफ केसेस को सुपर इम्पोज कर दिया है।
सो हम जानते हैं हमारे देश में मानसून का बहुत बड़ा रोल है केसेस बढ़ाने में। सिर्फ ये अब क्योंकि चेन्नई और एलएपी का डेटा साथ साथ है, एक बात ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। आई एम नॉट श्योर आप ये चीज़ रीड कर पा रहे हो या नहीं यहाँ मंथ्स, बट यहाँ पे जो केसेस हैं ना ये ज़्यादा टूवर्ड्स लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इधर या जनवरी, इन सब चीज़ों में ना ये चेन्नई में केसेस ज़्यादा हैं। जबकि अगर मैं एलएपी में देखूँ तो जुलाई के आसपास ये केसेस ज़्यादा हैं, मई, जून, जुलाई इस टाइप के केसेस ज़्यादा हैं। सो रेनफॉल डेटा के साथ मैच कर रहा है, बट महीने अलग हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। साउथ के दोनों स्टेट्स ले लीजिए, एक तरफ केरला है, एक तरफ चेन्नई है। केरला में फॉरवर्ड मानसून के साथ ज़्यादा बारिश होती है, और जो चेन्नई है, जो हमारा तमिलनाडु है, वहाँ रिवर्स मानसून, जब वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से पूरा पानी लेकर के आता है, जब मॉइस्चर लेकर के आता है, तो रिवर्स मानसून में एक्चुअली तमिलनाडु में ज़्यादा बारिश होती है। और बारिश के साथ डेफिनेटली पैटर्न वो है, लेकिन मंथ्स अगर देखे जाएं तो अलग अलग हैं। सो हमारा टाइमिंग ऑफ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होना क्या चाहिए? ओवरऑल हम इंडिया में 3 तरह के पैटर्न्स देखते हैं जब पीक पकड़ता है। जैसे मतलब लाइक लो लेवल एक्टिविटी तो हम साल भर में कभी भी देखते हैं, बट वो बहुत लो लेवल एक्टिविटी है। जम्मू कश्मीर अगर हम देखिए तो पीक है दिसंबर टू अप्रैल के महीने में। जो दिसंबर टू अप्रैल के महीने में पीक इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल ना वो टेम्परेट क्लाइमेट की तरह बिहेव करता है। आप देखो, जो मैं बता रहा था, जो हमने वर्ल्ड का जो पूरा चार्ट देखा था, उसमें टेम्परेट क्लाइमेट में बिल्कुल विंटर मंथ्स में होता है। एंड जम्मू कश्मीर अगर हम देखें तो काफ़ी ऊपर ये हमारा सब ट्रॉपिकल पार्ट है, और सब ट्रॉपिकल में इट इज़ वेरी क्लोज टू टेम्परेट क्लाइमेट्स, तो ये बिल्कुल उसकी तरह बिहेव करता है। तो यहाँ टेम्परेट सीजनैलिटी के कारण दिसंबर टू अप्रैल में पीक आता है। बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में अगर आप देखो, आप एलएपी में देखो, मई जुलाई में मैक्सिमम केसेस हैं, पुणे में जुलाई सितंबर, नागपुर जुलाई सितंबर, लखनऊ जुलाई सितंबर, दिल्ली जुलाई सितंबर, डिब्रूगढ़ जून टू अगस्त, कोलकाता जून टू अगस्त। बेसिकली अगर हम देखें, अगर मानसून अगर आपको ध्यान हो तो मानसून हमारा यहाँ से आता है, लगभग 1 जून को मानसून केरला हिट करता है, मिड जून तक वो इंडिया के सेंटर पहुँच जाता है, और जून एंड होते होते वो नॉर्थ में यहाँ तक पहुँच गया होता है। सो जब वो नॉर्थ में यहाँ तक पहुँच गया है साहब, तो यहाँ की जो बारिश है वो काफ़ी होनी शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे ये बारिश के महीने बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उसी पैटर्न में हमारा ये रेनफॉल डेटा के साथ हमारे केसेस बढ़ रहे हैं। और फिर उसके बाद एक रिसीडिंग मानसून आता है। रिसीडिंग मानसून में जब ये विंड अपना डायरेक्शन चेंज करता है और बे ऑफ बंगाल के ऊपर से मॉइस्चर लेता हुआ आता है, तो रिवर्स मानसून में तमिलनाडु में ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो डेटा चेन्नई और वेल्लोर का था, और वहाँ अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी उस टाइप के उसमें ना, बिकॉज लेट मानसून के कारण वहाँ लेट पीक आता है, लेकिन उसका भी एसोसिएशन मानसून से है। तो ओवरऑल अगर हम पैटर्न देखें तो 3 टेम्परेट सीजनैलिटी के कारण जम्मू कश्मीर में लेट पीक, तमिलनाडु में लेट पीक बिकॉज ऑफ रिवर्स मानसून में वहाँ ज़्यादा बारिश है, और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में मानसून पीक है, और विंटर में भी ऑफकोर्स हम थोड़े थोड़े केसेस देखते हैं। तो हमारे सबसे ज़्यादा केसेस कब हैं? प्री मानसून। दिस इज़ द रीज़न मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप प्री मानसून में टीका लगाएं। भले आपने दिसंबर में लिया था, ठीक है, मान लो मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ, अगर मैं तमिलनाडु में होऊंगा या जेएनके में होऊंगा तो मैं आपको अलग वैक्सीनेशन टाइमिंग की बात करूँगा। सिर्फ लाइक आपका जो तमिलनाडु है और जेएनके है, इसमें सितंबर अक्टूबर में ये जो है हमारा वैक्सीनेशन का सजेस्टेड टाइमिंग है, बट रेस्ट ऑफ द इंडिया में मैं अप्रैल टू मई में आपको वैक्सीन लगाने की सलाह दूंगा। सो मान लीजिए कोई पेरेंट आके मेरे को बोल रहा है, मैं यहाँ बैठ के प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब पिछली बार तो मैंने दिसंबर में लिया था। सर पिछली बार जब आपने लिया था ना, तब आपने लेट लिया था, आपका एक बहुत बड़ा रिस्की पीरियड निकल गया था रिलेटिवली लेस प्रोटेक्शन के साथ। तो भले आपने वो लिया था, अभी इस बार का अब जब नया बैच आ गया है तो आप मई में या जून में प्लीज़ टीका लगवा लीजिए, आप दिसंबर तक इंतज़ार नहीं करेंगे, ठीक है। जब आपका पहली बार बच्चे को टीका लगता है तो 6 महीने से छोटे बच्चों को टीका नहीं लगाया जा सकता। फर्स्ट टीका हम कहते हैं आप 6 मंथ्स पे लगा दो, दूसरा टीका 7 मंथ में लगा दो। जब आप पहली बार बच्चे को टीका लग रहा होता है और उसकी उम्र 9 साल से छोटी है, तब देयर आर 2 डोजेज 1 मंथ अपार्ट। तो पहला 6 मंथ्स, दूसरा 7 मंथ्स, वो जिस भी महीने में होगा हम लगा देंगे। बट उतने के बाद आप अगर पूरे इंडिया में रहते हैं एक्सेप्ट तमिलनाडु या जेएनके, तो बोलूँगा हर बार आप जून शुरू होने से पहले मई में
आप टीका लेकर के इम्यूनिटी बूस्ट करा लीजिए। अगर आप इधर टीएन में रहते हो या आप जम्मू कश्मीर में रहते हो तो आप सितंबर अक्टूबर के आजू बाजू आप टीका ले लीजिए, वो आपके लिए सबसे सही टाइम होगा। बट रेस्ट ऑफ द इंडिया अप्रैल में। होपफुली आई एम मेकिंग दिस पॉइंट क्लियर। ओके, ये भी चार्ट उसी स्टडी से था, वो जो इन्फ्लुएंजा सर्वेलेंस ऑफ इंडिया की जो मैंने बात की। और ये ग्राफ दिखाने का ये रीज़न है कि देखिए इसमें जो इसमें बहुत ज़्यादा हमें डेटा में नहीं जाना, इसमें हमें खाली ये देखना है कि देखिए इस ग्राफ में ना अलग अलग कलर्स हैं और वो अलग अलग कलर्स अलग अलग स्ट्रेन्स के लिए हैं। तो हम जिन टीकों की बात करते हैं अभी जो हम रिकमेंड करते हैं वो क्वाड्रोवेलेंट वैक्सीन है। क्वाड्रोवेलेंट वैक्सीन यानी उसमें 4 स्ट्रेन से हम आपको प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं। जनरली उसमें 2 इन्फ्लुएंजा ए वाले स्ट्रेन्स होंगे और 2 इन्फ्लुएंजा बी वाले स्ट्रेन्स होंगे। तो दोबारा उसी सवाल पे आते हैं जिससे हमने इस टॉपिक की शुरुआत की थी। प्री मानसून में क्यों लेना है, मुझे लगता है अब तक बात काफ़ी क्लियर हो गई होगी। भले आपने दिसंबर में लिया था साहब पिछले साल, इस साल आप मई में ले लीजिए। आपने पिछले साल कभी भी लिया हो, प्लीज़ प्री मानसून में जो नया बैच है उससे आप फिर से चालू कर लीजिए। हाउ मेनी डोजेस, आई थिंक मैं एक बार तो सवाल का जवाब दे चुका हूँ, मैं फिर से दे देता हूँ। अगर आपने कभी भी टीका नहीं लिया ज़िंदगी में और आप पहली बार लेने जा रहे हैं और आपकी उम्र 9 साल से कम है तो पहली बार में साहब आप 2 टीके लेंगे 1 मंथ अपार्ट, और उतने के बाद हर साल आप एक एक डोज लेते रहेंगे। अगर आपकी उम्र 9 साल या उससे ज़्यादा है तो आपने पहले टीके लिए हो ना लिए हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको हर साल हम एक ही टीका लगाएंगे। अब एक और कन्फ्यूजन आता है कई बार कि मान लीजिए बच्चा मेरे पास 4 साल का आया है, फर्स्ट ईयर में उसने एक टीका लिया, फिर वो दूसरा टीका लेना भूल गया। डॉक्टर साहब ने सेकेंड ईयर में जब बोला, उन्होंने देखा पिछले बार उन्होंने एक ही टीका लिया था, तो उन्होंने बोला फिर से आपको 2 टीके लेने हैं। सेकेंड ईयर में फिर से आपने एक टीका लिया और आप उसके बाद किसी कारणवश आप टीका लेना भूल गए। अब आप थर्ड ईयर में आ रहे हो या फोर्थ ईयर में आ रहे हो, और मान लीजिए अपने थर्ड ईयर में लिया ना, सीधे फोर्थ ईयर में आ रहे हो, तब आपको सिर्फ एक ही टीके की ज़रूरत है। आपने ज़िंदगी में कभी भी 2 टीके अगर पहले कभी लिए हुए हैं तो आपको सिर्फ एक टीके की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आपके टीके की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अबाउट क्लैरिफिकेशन ऑफ टाइमिंग फॉर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। मुझे खाली तारीफ़ वाले कमेंट नहीं, मैं वाकई चाहता हूँ कि अगर कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, कोई कॉन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो प्लीज़ दीजिए, ताकि मैं इन वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आपको लगता है कि अभी भी जो मैं समझा रहा हूं वो बहुत सिंपल भाषा नहीं है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं ट्राई करूंगा कि इसको और ज़्यादा लेमन लैंग्वेज या और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करूं। जब तक अगला वीडियो बनाते हैं तब तक के लिए नमस्कार।